हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, अगेन ये अवध यूनिवर्सिटी का है। आपको जैसे कि पता है कि अवध यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बुक जो था, फर्स्ट जो पेपर जो था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो पेपर 2 है उसको कंप्लीट करेंगे। ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम इसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। और आज जो करेंगे फर्स्ट पार्ट होगा और कल भी इसका मैराथन लेकर आएंगे, तो कल इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अभी अवध यूनिवर्सिटी का मैराथन क्लास एंड सीटेट का क्लास जो है हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है। सीटेट का क्लास 7:15 इन द इवनिंग होता है, तो उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि क्लास काफी लंबा होने वाला है। तो देखिए स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2021 अवध यूनिवर्सिटी स्पेशल क्लास 80 नंबर का होता है। 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है, जिसमें इंटरनल और ये सारे मार्क्स आते हैं, जिसमें आपको फाइल बनाने को दिया जाता है, असाइनमेंट के लिए दिया जाता है, उसको उसमें जो है वो 20 मार्क्स मिलता है। तो 80 मार्क्स के लिए हमारा रिटन होने वाला है। इसमें हम कैसे लिखेंगे कि हमारा सही रहे, वो चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिलेबस चेक करेंगे, ठीक है। हमारा सिलेबस क्या है हम उसे देखेंगे। ये मुझे सिलेबस आप ही में से एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। एक्चुअली मैं पहले जो बना रही थी वो मेरे पास जो सिलेबस था उससे था, लेकिन फिर जब मुझे ये डिटेल में आप लोगों का सिलेबस मिल गया तो मुझे लगा कि इसी के अकॉर्डिंग बनाना ज़्यादा बेटर है। एंड फिर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 2020 में, 2019, 2018, 2017 सबका क्वेश्चन निकाल करके मैच भी किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को करें। इसलिए जो मोस्ट रिपीटेड है, जो आने की एकदम 100% चांसेस है, वो तो मैं लेकर आई हूँ। मैं ट्राई की हूँ कि वो भी क्वेश्चन ले लूँ जो कि आने के चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना मैं एश्योर कर सकती हूँ कि ये आप क्लास कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग को 80 तो मैं नहीं बोलूंगी, 80 आउट ऑफ 80, इतना मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना एश्योर कर सकती हूँ कि आप लोगों का 60 to 70 के से मार्क्स कहीं भी कम नहीं गया है। 60 to 70 100% आएगा ही। बाकी आप प्रैक्टिकल से ला करके 70-80% जो है 80% तक आप मार्क्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में सबसे पहला जो यूनिट आपका है वो है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली जब मैं आप लोग का एक एक चैप्टर जब देखने के बैठी और जब एक एक टॉपिक को मैं मैच करने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि ये हम लोग जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो अदर यूनिवर्सिटीज में चलती है, ये उससे मिलता जुलता जो है चैप्टर है। तो इसका जो है नोट्स ऑलरेडी मेरे पास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हो रहा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम हमें इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ प्रोवाइड करना और एक साथ मैराथन लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। तो इस पेपर का आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ये मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, तो ये आपको मिल सकता है। इसके लिए मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ टॉपिक मिलेगा। ऑल टॉपिक का मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ टॉपिक मिलेगा। 90% सिलेबस मिल रहा है, 10% ही नहीं मिल रहा है सर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये सारा हमें करना है आज, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीन पाइगेट की थ्योरी होती है, इसको अच्छे से देखेंगे। ये जो है डेवलपमेंट जो है, इसके जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं विकास के, वृद्धि क्या होती है, इसको देखना है। यूनिट 2 देखिए, यूनिट 2 में आपका है लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग एंड मोटिवेशन से क्वेश्चन है। तो लर्निंग एंड मोटिवेशन में है पहले, सबसे पहले तो आपको थॉर्नडाइक, पावलर एंड स्किनर का देखना है। तो लर्निंग एंड मोटिवेशन आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, और एक साथ इतने सारा मैं लेकर आ जाऊँ जिससे अब मैं सारा छोटा छोटा टॉपिक और 1-2 लाइन आपको बता दूं और उससे आपको नोट्स भी ना बने और कंप्लीट ना हो, ये मैं नहीं चाहती थी। तो ये पार्ट जो है हम लोग कल करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में होगा लर्निंग एंड मोटिवेशन का, ठीक है। ओके, और फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग मोटिवेशन सारा कल ही होने वाला है। यूनिट 3 जो है आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, ये भी कल होगा, ये भी हम कल करेंगे। आज हम जो करेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको भी करेंगे।
3 यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं और कल 2 यूनिट कवर करेंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस है, इसमें से कुछ कुछ अगर टॉपिक आज रह भी जाता है तो उसको मैं ट्राई करूंगी कल मैं कवर अप कर लूँ पूरी तरीके से। क्लास फिर भी लंबा जाने वाला है, लेकिन अगर एक साथ में पूरे बुक को लेकर आती तो आई थिंक 6 to 7 आवर्स चला जाता, 6 से 7 घंटे लग जाता, तो एक बोरिंग क्लास बन के रह जाता। इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या हमारे पास आ रहा है, ये जो है वो नोट्स है में ही है हमारा, ये कैटलिस्ट सोनी का नोट्स बनाया हुआ है। ये मैच कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं जो नोट्स बनाई हूँ इससे ये सबसे बेटर है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मिलेगा, अदरवाइज बुक में और ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज था, तो मैं इसीलिए अपने नोट्स का ही पार्ट आपको दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, मैं एकदम जो नोट्स मेरा बना हुआ है पॉइंट टू पॉइंट बना हुआ है, एक्स्ट्रा इधर उधर की बातों का बना नहीं है, इसलिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि यही क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाए तो आपको खुद से एलोबरेट करना पड़ेगा, एलोबरेट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये पॉइंट टू पॉइंट है। मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण कर उनके समाधान के विषय में चिंतन करती है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। नो इधर का उधर, एकदम कट टू कट पॉइंट। जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का, मनोविज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शिक्षा साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको एनालाइज करने और फिर उसके बाद से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने को जो है हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं। शिक्षा से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए इसको एजुकेशन साइकोलॉजी बोला जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को एनालाइज करना, फाइंड आउट करना, फिर उसका सॉल्यूशन बताना, ये हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस प्रकार की शाखा जो शिक्षा का मनोविज्ञान का रूप में अध्ययन करती है, इसको हम लोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है जो कि शिक्षा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यक्तियों का अध्ययन शिक्षा संबंधी वातावरण में करता है। इसमें इंसान की जो है एजुकेशन, नॉट ऑल बट एजुकेशन, जो उसका एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन जो प्रोसेस बच्चे का हो रहा है किसी भी इंसान का, उसको स्टडी करने और से एक वैसे इन्वायरमेंट में स्टडी करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखिए इसकी परिभाषाएं। तो यहाँ पे परिभाषाएं जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, इसको लिखने का तरीका भी ऐसा ही आपका होना भी चाहिए। यहाँ पे लिख दिए शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अब इसको अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको परिभाषा मिला है स्किनर का मिला है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। स्किनर ने ये थॉट रखा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स के संपूर्ण ऑल उसका जो ओवरऑल या होल पर्सनालिटी बोलिए तो वो आ जाता है। ये किसका कहना है? स्किनर का। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इंसान जैसे जन्म लेता है, मतलब इन्फेंसी, जैसे ही उसने जन्म लिया उस अवस्था से लेके उसके वृद्धावस्था तक, बूढ़े होने तक का पूरा जो है एनालाइज करता है, उसके अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार। नॉल के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान रूप से सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, ये इनका है। एलिस क्रो के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव क्रियाओं के सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये इनका कहना है। तो जब भी हम परिभाषा लिखते हैं तो ट्राई करते हैं 4 तो लिखे ही, 4 से 5 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषा, पहले मीनिंग फिर परिभाषा। अब आइए देखते हैं इसके नेचर। क्वेश्चन नेचर पे भी आता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस भांति से कार्य करता है कि यह एक तरफा बालकों के व्यवहार पर अध्ययन करता है तो दूसरी ओर प्रौढ़ के व्यवहार पर भी।
मतलब इसका ये काम नहीं है कि सिर्फ जो है बच्चों के बिहेवियर पे काम करे, ये बच्चे से लेकर के बूढ़े के बिहेवियर पे भी काम करता है। एक बोलते हैं ना कि जैसे कि हम अभी जो बीएड कर रहे हैं इसमें हम एडोलेसेंस तक ही लेते हैं, जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं उन लोगों का ही जो है संज्ञानात्मक विकास ये सब मापते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिर्फ एडोलेसेंस तक नहीं आता है, ये प्रौढ़ावस्था तक की बूढ़े आदमी के ऊपर भी एनालाइज किया जाता है, उसके बिहेवियर को और उसके ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी को, वो शिक्षा मनोविज्ञान में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली के साथ साथ स्थिर भी है। लचीली का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जहाँ जरूरत पड़े वहां पे रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सके। फिर है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यदि अति व्यापक है तो अति सूक्ष्म भी है। शिक्षा मनोविज्ञान यदि व्यापक है तो इसकी सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशन भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो अधिगम से भी है। अब इसका रिलेशन जो है एजुकेशन से है तो लर्निंग से भी। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया कि बच्चे में ये एजुकेशन है और ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, लर्निंग पे भी देखते हैं कि बच्चे ने क्या क्या अधिगम किया है या फिर क्या क्या कर रहा है, या लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे में आ रही है तो क्यों आ रही है, रीजन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये शिक्षा मनोविज्ञान है। अब आइए इसके उद्देश्य को देखते हैं। सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ, अगर आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में जैसे 8 नंबर वाले क्वेश्चन, पैटर्न सेम रहेगा जो कल पैटर्न में आपको एग्जाम का बताई थी, वही पैटर्न इसमें भी रहता है। तो अगर आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मतलब ये आ जाए, सिर्फ उद्देश्य पूछ दे और वो 8 नंबर में शॉर्ट में पूछ दे, तो सिर्फ ये 3 या 4 लिख करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे 4 से 5 लाइन में या 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर जो है सफिशिएंट हो जाएगा 8 मार्क्स तक के लिए। तो यहाँ पर मैं डीलिंग नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ। डील आप अपने दिमाग से कीजिएगा, इतना तो है, आप बीएड स्टूडेंट है, आप खुद से डील कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा 2 से 3 लाइन जो है खुद से डील करने के लिए। फिर है बालकों के व्यक्तित्व का विकास, मतलब कि बच्चों का जो है पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है वो इसका उद्देश्य होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। फिर है शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करना, ये भी काम जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी का है। फिर है शिक्षण विधि में सुधार, शिक्षण विधि में सुधार, दैट मीन्स कि जो टीचिंग मेथड यूज हो रहा है उसमें इंप्रूवमेंट हो। शिक्षा के उद्देश्य में लक्ष्य की पूर्ति, शिक्षा के उद्देश्य में लक्ष्य की पूर्ति से मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है शिक्षा एजुकेशन के टाइम में वो पूरा हो, बच्चे सीखे समझे, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बने, ये सारी चीजें शिक्षा की उद्देश्य होते हैं और इसकी पूर्ति हो, यही इसका भी उद्देश्य है। यहाँ पे आप देखिएगा नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम, 1 2 3 है तो ये 4 नंबर हो जाएगा और ये जो है वो 5 नंबर, मतलब ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। 5 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे जो शिक्षा मनोविज्ञान यूज किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट में शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ यूज होता है, मानसिक विकास में, मेंटल डेवलपमेंट में। हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे का कितना मेंटल डेवलपमेंट हुआ है ये देखें। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई किसी का हाइट अलग है तो किसी का वेट अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है, किसी की बुद्धि अलग है, हर तरीके से अलग होते हैं बच्चे। तो उनके वहां पर भी जो है हम इस शिक्षा मनोविज्ञान को यूज करते हैं। फिर हमारा है व्यक्तित्व और समायोजन, मतलब पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट। हर इंसान को जो है अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अध्ययन विधियां, स्टडी मेथड, मापन तथा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम निर्माण में भी यूज होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक प्रयोग,
जो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं साइकोलॉजिकल, उसमें मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ, अधिगम, लर्निंग, ये सारे जो है आपके क्षेत्र है, स्कोप है किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के, जहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का यूज करते हैं। उसको यूज करके इन सारी जगहों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके बुक से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमें अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन मिले। कल कुछ स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन सेंड किए थे हमें, हम लोगों ने उससे भी देखा है, हमारे पास जितने क्वेश्चंस थे हमने उससे भी देखा है। चलिए, सबसे पहले तो वृद्धि और विकास को जानना बहुत जरूरी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे लॉन्ग में रहे चाहे शॉर्ट में रहे, ये आपको रहेगा। या तो वृद्धि और विकास का डेफिनेशन पूछ देगा, ठीक है, या फिर ज्ञान अध्यापक के लिए, मतलब टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये दिया हुआ है, ऐड किया हुआ, लेकिन स्टार्टिंग डेफिनेशन से ही कीजिएगा हमेशा आप लोग। फिर है यहाँ पे या तो डिफरेंशिएशन पूछता है वृद्धि और विकास का, ये भी ध्यान में रखना है। वृद्धि और विकास की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट बताना, संकल्पना लिख देता है तो बच्चे हो जाते हैं भाई गौर ये क्या पूछ दिया संकल्पना। संकल्पना का मतलब ही डेफिनेशन ही हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ ना, तो कॉन्सेप्ट भी डेफिनेशन हुआ, आपको वही लिखना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वृद्धि का अर्थ, सबसे पहले वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। देखिए, वृद्धि का विकास जो है फिजिकल ग्रोथ से लिया जाता है, एकदम दिमाग में रखिए दो वर्ड को, फिजिकल ग्रोथ मतलब शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास, उनके अंगों का विकास हो रहा है, वो अंग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यही होता है वृद्धि। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास का परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि। क्या है वृद्धि से अभिप्राय? शरीर आकार भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। फिजिकली जो चीजों में ग्रोथ होता है उसको हम वृद्धि बोलते हैं, उसको हम जो है ग्रोथ बोलते हैं। इसमें जो इंसान के शरीर का आकार वो चेंज होता है, उसका जो है आप ये बोल सकते हो कि साइज चेंज होता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान पे वो इम्पैक्ट आता है, वो उस बच्चे पे इम्पैक्ट आता है। जैसे बच्चा वो छोटा रहता है, वो चल नहीं पाता, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो चीज़ आपको उसके चेहरे पे दिखेगी। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगता है, अपना काम स्वयं करने लगता है। तो ये इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, ये सारी चीज़ों को मापना ही वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर्बर्ट सोरेनसन का दिया हुआ है। हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की संकेत करता है। इनका भी ज्यादा नहीं करना, वृद्धि को लेकर के ज्यादा किसी को कहना ही नहीं है, बस माइंड में यही रखना है शारीरिक विकास हो, ठीक है, वो होता है। तो इन्होंने दो वर्ड जो यूज किया है वो है बड़ा और भारी। वृद्धि जो है बड़ा और भारी होने को वृद्धि कहते हैं। कौन? हर्बर्ट सोरेनसन। चलिए आगे। एच.बी. मेरेडिथ का क्या कहना है भाई? एच.बी. मेरेडिथ ने के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तनों का आना है। इंसान के शरीर में आकार यानी साइज में चेंजेस का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा प्रमाण है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। जो सिर है ये छोटा रह जाता है, बाकी सारी चीजें जो है बड़ी हो जाती है, तो एक्चुअली वो छोटा लगने लगता है। तो ये सारी चीजों में होना, ये किसका कहना है? मेरेडिथ का। चलिए, इस तरह से दो लोगों का आपको डेफिनेशन मिला, वो आप लोग लिख लेंगे और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो नो इशू। इसको आप डील और अच्छे से कर सकते हैं। हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब विकास का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है?
विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाता है। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो विकास को मैं ये लैंग्वेज में तो आप समझे तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे समझा देती हूँ। विकास जो होता है आप लोगों का ना, एक सर्कल देखिए, ये सर्कल है, इसमें ये विकास का है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। वृद्धि जो है ये है, ये हो गई आपकी वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ, ये हो गया आपका ग्रोथ, और ये पूरा जो है हमारा डेवलपमेंट है। तो वृद्धि जो है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। वृद्धि जो है शारीरिक विकास को लेते हैं, और विकास एक्चुअल जो विकास बोले वो लेते हैं किसको, जिसमें शारीरिक विकास भी आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक विकास जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है गुणात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, अंदर से डेवलपमेंट, जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गुणात्मक विकास, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट में, इस विकास में दोनों चीजें आती हैं। इसमें मात्रात्मक भी आएगा, शारीरिक विकास भी आएगा, और मेंटल दिमागी कॉग्निटिव विकास भी आएगा। ये दोनों चीजें इसमें ली जाती हैं। इसको सिंपल इजी आपको याद करने के लिए आप बोल सकते हैं, मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उसमें कार्य संबंधी या मात्रात्मक परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। बस इतना आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं किसका डेफिनेशन दिया है। जर्सेल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। मतलब कि एक मैच्योर पर्सन जब बन जाता है तो वो विकास कहलाता है। एक मैच्योरिटी का जो उदय होता है उसको हम विकास कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्सेल, टेलफोर्ड और सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन दोनों के अर्थ में अंतर, जैसे मैं बता रही थी डिफरेंशिएशन आता है इन दोनों में। दोनों में अंतर क्या है। सबसे फर्स्ट अंतर है अर्थ में अंतर है, मीनिंग में अंतर है। क्या है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वृद्धि का। विकास का क्या है। विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। विकास जो है गुणात्मक, मैं जो बोल रही थी मात्रात्मक शारीरिक होता है, गुणात्मक जो है आपका मानसिक होता है, संज्ञानात्मक होता है। तो ये जो गुणात्मक उन्नति होती है, गुणात्मक प्रोग्रेस होता है, उसको हम लोग विकास बोलते हैं। दूसरा है वृद्धि और विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे इस पे है वृद्धि लगातार नहीं होती। ध्यान से सुनिए, इस पे एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन आ रहा था। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और ना ही जीवन भर चलती है। सबसे पहले तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे बहुत टाइम के साथ, हम ये बोलते भी कि कितनी जल्दी ये बड़ा हो गया, तो बहुत टाइम के बाद उसका जो शारीरिक विकास होता है वो एकदम फटाफट होता है। आपका 15 या 16 साल के बाद उसका शारीरिक विकास उतना नहीं होता, या फिर बोले एडल्टहुड में जाकर के 20 ले लीजिए, 20 से 22 ले लीजिए, उसके बाद शारीरिक विकास उतना नहीं होता है, तो वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक विकास एक टाइम के बाद रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ये वृद्धि का डेफिनेशन है। लेकिन विकास का क्या है और ये जीवन भर नहीं चलती है वृद्धि का। विकास का क्या है, एक विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था क्या कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। विकास डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस चलने वाले प्रोसेस है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी
भी रहे, कभी ज्यादा हो कभी कम हो, लेकिन वो रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलते रहता है। तो विकास जो है एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, और वृद्धि जो है एक टाइम के बाद रुक जाने वाला प्रोसेस है, उसके बाद प्रोसेस नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है उसमें। और ये कब होता है? प्रौढ़ावस्था में, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। पहले तो वो आप स्टार्टिंग में देखिएगा तो बहुत रैपिड ग्रोथ आएगा, बहुत तेजी से सारा शारीरिक विकास हो जाएगा, ग्रोथ आएगा, लेकिन 20-22 साल के बाद से वो ग्रोथ फिर से रुक जाता है, रुकेगा। फिर जब इंसान जो है धीरे धीरे वो फिर से वो चेंज होगा, 30 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 50 होगा, तो उस इंसान के शरीर में चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन जब उसका प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होता है, वो बूढ़ा ही रह जाता है। तो यहीं पे वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता, विकास तभी भी चलते रहता है। तो इसको इसीलिए कहते हैं विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और वृद्धि जो है एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, क्वेश्चन अगर ये दे दे कि वृद्धि तथा विकास में रिलेशनशिप बताइए, संबंध बताइए, तो उसका भी आंसर यहीं से उठा करके लिख दीजिएगा, घबराना नहीं है उसमें। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग भी सोचते थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ में ही चलने वाला है, एक ही मीनिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो विकास होता है वो वृद्धि के बिना भी हो जाता है। कुछ बच्चों को अगर आपने देखा हो तो उनका शरीर विकसित नहीं हो पाता है, वो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन उनका विकास तो होता है, उनका डेवलपमेंट तो होते ही रहता है। ठीक है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, ये विकास का पक्ष है, बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, ये है इन लोग का रिलेशनशिप। आइए और भी है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो इसको मैं 2 या 3 पॉइंट दे के छोड़ूंगी तो नहीं। इसमें है विस्तृत और संकीर्ण शब्द, ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना गया, जो मैं आपको ये बना करके दिखा रही थी। तो वृद्धि जो है इसमें से ये संकीर्ण है, छोटा सा है, और विकास जो है व्यापक है, विकास जो है व्यापक है, ये है, तो इसलिए विकास व्यापक है, बड़ा सा है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, जो अभी मैं डायग्राम बनाई हूँ वो आप एग्जाम में अगर ये डायग्राम बना करके भी दिखा देंगे तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। ठीक है, अब है परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो मैं बात कर रही थी आप लोगों को अभी मात्रात्मक और गुणात्मक का। वृद्धि जो है परिमाणात्मक है, या इसको हम लोग मात्रात्मक भी बोलते हैं, परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास का संबंध जो है गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास को मापना। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं हुआ है, और विकास के परिवर्तनों को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंशिएशन। आगे चलिए देखते हैं, जरूर कर लीजिएगा इसको। देखिए अंतर क्या, हाँ एक और चीज मैं बता देती हूँ। मुझे कल रियलाइज हुआ कि मैं आप लोगों को डायग्राम भी बता दूं कि आप लोग जब अपना आंसर लिखें, या तो स्टार्टिंग में ही, जैसे यही वृद्धि विकास आ रहा था, या तो स्टार्टिंग में डायग्राम बना दे, जैसे अंतर लिखने वाला आ रहा है तो पहले ही डायग्राम बना दे, या फिर लास्ट में जाकर के डायग्राम बनाए। ये क्या होता है ना, एग्जामिनी के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अच्छा पूरा आंसर जो है बच्चे ने इस तरह से समरी बना करके दे दिया है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है। तो ये डायग्राम, जैसे अभी हम लोगों ने जो जो अंतर देखा वो सारा अंतर इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वृद्धि हो गई है,
यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पॉइंट लिखा हुआ है और ये विकास है। यहाँ पे अर्थ में अंतर पहले हमने देखा, फिर निरंतरता था, संबंध था, रिलेशनशिप, फिर था विस्तृत और संकीर्ण, फिर परिमाणात्मक और गुणात्मक, और लास्ट में हमारा था मापना, इवेल्युएशन, मेजरमेंट। तो ये जो है हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना करके दे दिया। तो इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनी पे अच्छा इम्प्रेशन जाएगा आपका और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकास के सिद्धांत। ये तो सारी जगहों पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा ये नहीं करूँगी, 15 पॉइंट्स था तो इसलिए एक्सप्लेनेशन लाना तो और मेरे लिए पेजेस और ज़्यादा बढ़ जाते। एक्सप्लेन मैं यहाँ पे आपको करते जाऊँगी और आपको इसको एक्सप्लेन खुद से लिख लेना है। 2 ही लाइन लिखें, क्योंकि जब आप एग्जाम में 15 पॉइंट लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स पे 15 पॉइंट पे 2-2 लाइन भी लिखते जाते तो आप सोच सकते हैं आप कितने पेजेस लेके जा सकते हैं। तो ये और एक बार एक मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले एक इस तरह का भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है जिसमें मार्क्स अच्छा है। एज अ टीचर, एज ए एग्जामिनी जब हम जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए तो हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं और किस पे मार्क्स देते हैं, किस बच्चे के कॉपी से इम्प्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं जैसे बता रही हूँ देख लीजिए, पॉइंट्स जो है 15 है, ये टोटल सिद्धांत इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो निरंतरता का सिद्धांत, जो कि मैं सिद्धांत वहाँ बता रही थी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत बोलते हैं, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बोलते हैं। निरंतरता का मतलब होता है चलते रहने वाली क्रिया। तो विकास जो है एक चलते रहने वाली क्रिया है। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, यही लिख दीजिएगा ना, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, या इतना लिख देंगे तो भी सही। तो इसको एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसके मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। एक बार डेफिनेशन लिख देना, एक एग्जाम्पल दे देना है, आपका 4 लाइन तो ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा है, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड हमारा जो है एकरूपता का सिद्धांत। जो ये होता है, विकास जो होता है एक रूप में बढ़ने वाला प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि जो है जैसे वृद्धि का होता है, स्टार्टिंग में रैपिड, एकदम रैपिड होता है ग्रोथ, बीच में जाके स्टॉप हो जाता है, फिर जाके बुढ़ापे में थोड़ा बहुत बढ़ता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, खत्म हो जाता है। वैसा नहीं है। विकास का क्या होता है, विकास पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हर इंसान एक दूसरे से अलग है। मेरा जो विकास हो रहा है, मेरे बॉडी का विकास, मेरे अंदर में जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट भी विकास में ही आता है। तो ये सारी जो चीज़ों का विकास मेरा हो रहा है वो स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा और स्टार्टिंग में ही एक सेट हो गया होगा पैटर्न कि इस तरह से विकास होता है। हर एक इंसान दूसरे से अलग है, तो उसके विकास करने का तरीका और विकास करने का जो बोलते हैं ना कि गति, वो अलग होती है। लेकिन जो गति में होती है वही गति में वो चलते रहता है। मेरा हो सकता है कि मेंटल डेवलपमेंट चलने का प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो होगा, और किसी बच्चे का जो है फास्ट, बोलते हैं ना कि ये बहुत जल्दी सीख जाता है, भाई इसका कैचिंग पावर अच्छा है, इसका स्टोरिंग पावर अच्छा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो उस तरह से उस बच्चे में वो क्वालिटी होगी और उस बच्चे को वो क्वालिटी का विकास जो है उसी गति से लाइफ टाइम तक चलता है। कभी कभी उसको इंक्रीज होता है, लेकिन वो उस गति को ही पकड़ के रखता है। एकदम रैपिड वाला चीज, उल्टा वाला चीज नहीं आता है, एकदम ज्यादा और एकदम कम वाला नहीं आता है, एक बना करके बैलेंस चलता है, उसको एकरूपता का सिद्धांत बोलते हैं। थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, सब में अलग अलग जो है फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं। तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ये काम करता है का सिद्धांत। चौथा है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। अब हर इंसान एक ही वातावरण और एक ही वंश से तो रिलेट करता नहीं है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी आता है डेवलपमेंट पे। अब मैं जिस इन्वायरमेंट में रह रही हूँ तो मेरा डेवलपमेंट जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, मेरे पेरेंट्स से जो मुझे मिला है वो उसका भी इम्पैक्ट मेरे डेवलपमेंट पे दिखेगा। उसी तरह से आपका जो है, आपके पेरेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके डेवलपमेंट पे होगा। आप जिस इन्वायरमेंट में हैं उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत तो वही होता है जो बच्चे के विकास पे इम्पैक्ट डालता है।
समग्र विकास का सिद्धांत ट्राई होता है कि होल डेवलपमेंट, विकास का मतलब होता है होल डेवलपमेंट। होल डेवलपमेंट जिसमें कि मानसिक आता है, संज्ञानात्मक आता है, इमोशनल आता है, जो हम इमोशन भावनाओं का जो हमारा विकास होता है वो होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है। तो ये सारे विकास जो है इसमें आते हैं, समग्र विकास होता है। ठीक है। 6 है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रिंसिपल। मैच्योरिटी एंड लर्निंग प्रिंसिपल वो होता है जिसमें इंसान एक टाइम के बाद जो है उसमें गंभीरता आने लगती है। हाँ, ऐसे भी होता है कि बहुत सारे बच्चों में पहले ही वो गंभीरता आ जाती है, या फिर कुछ बच्चों में टाइम पर आता है, कुछ बच्चों में टाइम पर भी नहीं आता है, कुछ लेट से आता है। तो ये उस पर काम करता है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास जो है, डेवलपमेंट जो है उस किस दिशा में काम कर रहा है, किस दिशा में उसका विकास हो रहा है। जैसे मैं अभी बता भी रही थी, किसी बच्चे का जो है बोलते हैं कि उसका मेमोरी बहुत अच्छा है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, तो उसका विकास वहाँ पे ज़्यादा हुआ। किसी बच्चे का होता है कि स्लो लर्नर है, बहुत धीरे समझता है, लेकिन एक बार समझ जाता है तो भूलता नहीं है, तो इसका मतलब उसका स्टोरिंग पावर बहुत अच्छा है। तो ये विकास की दिशा होती है कि किस दिशा में बच्चे का जो है विकास हो रहा है। फिर है आपका 8 नंबर, वृद्धि विकास गति दर में भिन्नता का सिद्धांत। जैसे वृद्धि का जो गति होता है, जो स्पीड होता है, और जो विकास का स्पीड होता है, दोनों में अलग अलग चेंजेस है, जो हम लोग अभी समझ ही रहे थे। वृद्धि स्टार्टिंग रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, बीच में स्टॉप होता है, लास्ट में जाके रुक जाता है। विकास का ऐसा नहीं है, विकास एक ही गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम ये बोलते हैं। चलिए 9 नंबर है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अच्छा हाँ, ये चीजें प्रिडिक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम बच्चे को देखते हैं कि अच्छा इसका इस तरह से चल रहा है, एक पैटर्न चलने लगता है ना बच्चे का। कोई बच्चा एकदम शांत है, अपने अपने काम से मतलब रखता है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि हाँ ये जो है प्रिडिक्शन किया जाता है, या तो ये पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू ही होता है। बोला जाता है कि इस बच्चे में जो है वो क्या बोलते हैं कि ये इस तरह का बच्चा है, आगे जाके कुछ करेगा, बहुत शांत रहता है, इसको बदमाश नहीं है, नॉटी नहीं है, नॉइज नहीं, ये सब क्या रहता है। लेकिन कभी हम ये समझते हैं कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमसे दुश्मनी है तो इसलिए हमें नहीं बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे, नहीं। ये भी एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे टीचर जो है एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो बच्चा ज़्यादातर अपनी स्टडी से ये रखता है, ताल्लुक़ रखता है, या फिर उसका रीजनिंग जो होता है, सोचने का जो तरीका होता है वो एक अलग होता है। हर बात में क्वेश्चन निकालना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना, इस तरह से करता है। तो पेरेंट्स एनालाइज करके ये भविष्यवाणी करते हैं, और किस चीज़ को एनालाइज करके, उसके विकास को ही एनालाइज करके ये भविष्यवाणी करते हैं। तो यही होता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट ये सिद्धांत है। किसी भी चीज का जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। छोटी छोटी चीजों से सीख करके ही हम उसको डीप समझते हैं, डीपली जो है एनालाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह का सिद्धांत है जिसमें स्टार्टिंग जो है बहुत सामान्य से होता है, और सामान्य से होते होते सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होकर के कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक पहुंचता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब हो जाता है कि सभी चीज़ों को एक साथ एक ही साथ करके डेवलपमेंट जो स्पीड होता है वो जो है सही गति से चले, वो होता है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब कि जो विकास का जो स्पीड होता है, जो विकास की गति होती है, उसको एक साथ लेकर के चले, बट ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें। विकास की संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचित एंड पुनरावृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे कि एक टाइम के बाद एक इंसान, जैसे कोई इंसान जो है वो मिडिल एज में पहुंच चुका है, एडल्ट हो गया है, समझ लीजिए एडल्ट से ही लेते हैं, और वो पीछे में कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, किसी चीज़ का विकास हुआ, किसी चीज़ का नहीं हुआ। तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिकॉल, मतलब उसको फिर से याद करना। तो उस समय अगर उसको रियलाइज हो जाए, जल्दी तो रियलाइज
अदरवाइज एडल्टहुड में नहीं होता है, या तो मिडिलहुड में होगा या फिर आपको प्रौढ़ावस्था में ये पुनरावृत्ति वाला चीज होता है। तो उस समय हम रिकॉल करते हैं अपनी सारी चीजों को, कहाँ पे हमारी विकास में कमी रह गई या फिर कहाँ पे अप्रोप्रिएट हुआ या कहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता था। तो ये होता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। फिर है मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला सिद्धांत, जिसमें कि पहले तो हम लोग जनरल सोच रहे हैं, जनरल जो है सॉल्यूशन निकाल रहे हैं प्रॉब्लम का, सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे हम लोगों को कुछ एज्यूम करके सोचना पड़ता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है, तो वही होता है अमूर्त तक। इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, जिसमें हमें एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है उस चीजों के बारे में और उसके बाद लिखना पड़ता है। देखिए लास्ट के जो 2-4 है ना, अगर आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, कम से कम 10 सिद्धांत जरूर लिखिएगा, 10 प्रिंसिपल लिखिएगा। 10 प्रिंसिपल को अगर 4-4 लाइन भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत है। एक पेज में आपका 4 पॉइंट अगर जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि 10 पॉइंट लिख रहे हैं, तो 2.5-3 पेज तो आप इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, 40 नंबर देखिए, बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। यहाँ पे जो है आउटवर्ड कंट्रोल का सिद्धांत आता है। जैसे कि हम अपने अगर इसका बॉडी का ही बात करें तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, पहले हाथ का इस पार्ट का होगा, उसके बाद इस पार्ट का, उसके बाद फिंगर का होता है, उसके बाद नाखून का होता है। तो एक प्रोसेस होता है, एक अंदर से लेकर आंतरिक विकास से लेकर के बाहरी विकास होता है। इसको हम बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। तो जो हमारा कंट्रोल होता है इन सारी चीजों पे, वो ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है। तो ये चीजें होती है बाहरी से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। 15 है विकास में एकीकरण तब विभेदीकरण की प्रक्रिया। डेवलपमेंट में एकीकरण, जो ओवरऑल अभी हम लोग किए भी एकीकरण का सिद्धांत, उसमें विभेदीकरण भी आ जाता है। विभेदीकरण का मतलब हो जाता है कि उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं वो। तो अगर हम जो भी हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम कुछ चेंजेस करें, जो कि हम एक एज के बाद जाकर रिकॉल करते हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 15 हैं। मैं नहीं बोलूँ कि आप पूरा 15 कर लीजिएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा अच्छा ये करने के लिए, लेकिन 10 तो जरूर करके जाइएगा और इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट था वैसे। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जानते हैं आप लोग कि डेवलपमेंट की अवस्थाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ गई, क्योंकि बाय द वे अगर ये पूछते कि रॉस के अनुसार कौन कौन सी अवस्थाएं हैं विकास का, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये जो अवस्था अभी आप देख रहे हैं ये ओवरऑल अवस्था नहीं है, ये ओवरऑल स्टेजेस नहीं है, ये रॉस के अनुसार स्टेजेस है। रॉस ने ये अपने स्टेजेस को बताया है। ये शैले का स्टेजेस है, शैले का स्टेजेस है, ये फिर कार्लसनी का स्टेजेस है। एक ओवरऑल जब आपको किसी का नाम ना दिया रहे तो आपको कौन सा अवस्था लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मैं जब क्वेश्चन चेक कर रही थी उसमें 2017 या 16 में एक क्वेश्चन था कि रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं बताएं। तो रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं ये आती हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। अदरवाइज इतना नहीं डिफिकल्ट पूछता, ये डिफिकल्ट में आ जाएगा। अदरवाइज जो पूछेगा विकास की अवस्थाएं बताए वो हम आगे चल के देखेंगे। तो रॉस ने इसमें चेंजेस है, थोड़े थोड़े से चेंजेस है। हर एक फिलोसफर का एक दूसरे से मतभेद होते रहता है, तो कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। शैशव अवस्था इन्होंने बताया, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। शैशव अवस्था 1 से 3 साल बताया है। शैशव अवस्था होता है मतलब कि बच्चे जैसे जन्म लिया उसके बाद की अवस्था, और बच्चे से 3 साल तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसको इन्फेंसी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रारंभिक, जिसको प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 साल तक यहाँ पे बताया रॉस ने। उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 साल, और किशोरावस्था एडोलेसेंस को बताया 12 से 18 साल। ये रॉस का है। शैले का क्या है, जन्म से 5 साल। देखिए डिफरेंस हो गया, एज में आ गया। शैले ने इसको कितने अवस्थाओं में बांटा है, 3 ही। शैले के अनुसार ये 3 अवस्था है। शैशव अवस्था जिसको ये जन्म से लेकर 5 साल तक ले रहे हैं। बाल्यावस्था 6 से 12, इसको बाल्यावस्था को एक ही पार्ट में रखा है, 2 पार्ट में नहीं दिया इन्होंने। फिर एक किशोरावस्था 12 से 18। ठीक है, अब देखते हैं कार्लसनिक ने क्या किया है।
काल्सनिक ने बाबा 7 अवस्थाएं बता दी हैं, 7। इन्होंने बताया गर्भधान से लेकर स्टार्ट होता है प्रीनटल पीरियड, मतलब जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, तब से ही उसका विकास होने लगता है, ये काल्सनिक का कहना है। तो गर्भधान से लेकर के जन्म तक, जैसे उसका जन्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनटल पीरियड। जन्म के बाद जैसे जन्म ले लिया, प्रीनटल पीरियड खत्म हो जाता है। प्रीनटल पीरियड का मतलब होता है बच्चा जैसे गर्भ में आया, गर्भ में जितने टाइम तक रहता है उसको प्रीनटल पीरियड बोलते हैं। आप बोलते हैं नवशैशय अवस्था, नियोनटल, इसको बोलते हैं जन्म से लेके 3 से 4 सप्ताह तक, यानी 1 महीना बोलिए, 0 से 1 महीने तक को बोलेंगे नवशैशय, जिसको नियोनटल बोलते हैं। फिर है आरंभिक शैशव अवस्था, अर्ली इन्फेंसी, 1 से 15 महीने तक। फिर है अंतर शैशव अवस्था, लेट इन्फेंसी, 15 से 30 महीने तक। फिर है पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जिसको 2 से 5 साल तक। फिर है मध्य बाल्य अवस्था, 6 से 12 तक, ये काल्सनिक का है। किशोरावस्था 12 से 21 साल तक इन्होंने लिया है, ये एक ही होंगे जो 21 लिए होंगे, अदरवाइज 18 में सब खत्म हो जाता है किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था तक इनका हुआ, ये काल्सनिक का है। आप आगे देखिए ईवी हॉडलॉक का भी कहना है, वैसे ये नहीं आता है बट थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आ जाए तो क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो बाल्य अवस्था है वो मैं बता दूंगी। एज यही रहता, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस आएगा। ईवी हॉडलॉक का क्या करना है, जन्म पूर्व की अवस्था, प्री नटल स्टेज, मतलब इनका भी ईवी हॉडलॉक ने भी यही कहा है कि गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक के बच्चे को बताया है 280 दिन का बच्चा। शैशव अवस्था बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज को, इन्होंने बताया जन्म से लेकर 2 सप्ताह ओनली, 0 to 2 सप्ताह यानी आधा महीना। शिशु काल इन्होंने बताया, बेबीहुड बताया है 2 वर्ष तक। बाल्यकाल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड को क्या है 2 से 6, और उत्तर बाल्यकाल को क्या है 7 से 12, और उसके बाद है किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष तक, या 12 से 13 वर्ष होगा, ये 11 से 13 वर्ष से लेकर के 20 से 21 वर्ष तक की अवधि को इन्होंने बताया, कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया। चलिए वो सब हमने देख लिया। अब हम जो देखेंगे, जो आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखिए विकास की 6 अवस्थाएं हैं। उपरोक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से कहता है। मतलब उतनी अवस्थाओं को देखने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि इसमें से भाई कौन कौन से होंगे विकास की अवस्था में। सबसे पहले यही बोल दिया गया कि हाँ, बच्चा जैसे ही गर्भ में आता है उसका विकास तो होने लगता है, तो हम वहां से लेंगे। जन्म से पहले की अवस्था, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से उसका विकास होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्री नटल पीरियड। जन्म से पहले की अवस्था बोलते हैं प्री नटल पीरियड। शैशव अवस्था इन्फेंसी को बोलते हैं, बच्चा जो है वो 2 साल तक रहे, 0 से 2 साल मतलब जन्म लिया उसके बाद 2 साल। पूरे बाल्य अवस्था जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद से इनका स्टार्ट होता है 3 से 5, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड जो है आपका स्टार्ट हो जाता है 3 से 7 होगा, वो इनका हो जाता है 7 से फिर 11। एडोलेसेंस आ जाता है 11 से 18, और 18 के बाद पूरा प्रौढ़ावस्था में निकाल दिया जाता है। मतलब ये 6 बताया गया है, एज यहाँ पे नहीं दिया है, आगे जाके एज हम देख लेंगे। ये हो गए 6 अवस्थाएं, 6 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसको डील करना है, आगे डील करने वाला भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना भी जरूरी है, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम में भी हो रहा हो। जन्म से पूर्व की अवस्था, विकास की यह अवस्था गर्भधान से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था है। माता के डिम्ब तथा पिता के शुक्राणु की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है वैसे ये क्या होता है पूरा अच्छे से डिटेल में दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शैशव अवस्था क्या होता है वो देख लीजिए। शैशव अवस्था भावी जीवन संरचना की आधारशिला होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि तथा विकास में शैशव अवस्था का निर्णायक
महत्व होता है। फिर गुडफेन ने क्या कहा है, गुडनेफ ने, और ये सब दिया हुआ है। शैशवावस्था समझ जाइए छोटे बच्चों का है। पूर्व बाल्यावस्था, अच्छा एक सेकंड पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, एज यहाँ नहीं लिखा हुआ, एज मैं लिख देती हूँ। जन्म से, याद रखिएगा, ये जन्म से लेकर के 2 साल तक का अवस्था है, ये एज इसमें नहीं दिया हुआ है, ये जन्म से। और प्री नटल जो है गर्भ में आ जाता है, तब से गर्भ में आने से और जन्म से पहले तक, ठीक है। जैसे जन्म ले लिया वो इन्फेंसी की अवस्था में आ गया, जन्म नहीं लिया है तब तक वो प्री नटल पीरियड में है। चलिए नेक्स्ट, पूर्व बाल्यावस्था क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। विकास की अवस्था 2 वर्ष से लेकर 6 या 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक का विकास शैशवावस्था की भांति तीव्रता से नहीं होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक बोलने संबंधी कौशलों तथा अन्य क्रियात्मक कौशलों जैसे गेंद फेंकना, चलना, दौड़ना और ठोकर मारना आदि क्रियाएं सीख जाता है। इसमें क्या क्या करता है बच्चा, इसमें बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, खेलना सीखता है, ये सारी चीजें पूर्व बाल्यावस्था में होती है। उत्तर बाल्यावस्था क्या हो गया, यहाँ पे जैसे 6 से 7 था तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक लीजिए, 12 से एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में पूर्ण आत्मविश्वास और विभिन्न कौशलों का विकास होता है। इसमें एक्चुअली मेन मैं बताऊं, इसमें जो होता है उनका ना सामाजिक विकास होता है, क्योंकि यहाँ तक वाले बच्चे जो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, स्कूल गोइंग वाले बच्चों में सामाजिक विकास जल्दी हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में पूर्ण आत्मविश्वास और विभिन्न कौशलों का विकास होता है। विकास की इस अवस्था की मुख्य विशेषता बालक का सामाजिकरण है, चाहिए दिया भी है, वही मैं बता रही थी। इसमें मेन जो होता है उनका सामाजिकरण होता है, सोशलिज्म होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था हो गया। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और अपने संगी साथियों के साथ रहकर जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने लगता है, जो मैं बता रही थी आपको। मैं आपको समझा दे रही हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या मैम हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। डीलिंग तो मैं बोलूंगी कि आप अपने लैंग्वेज में ही कीजिए, समझ लीजिए कि वो चीज क्या है, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके बाद डीलिंग अपने लैंग्वेज में कीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था, जो सबसे क्रिटिकल अवस्था में आता है। इसको जानिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके ऊपर दे देता है, इसलिए इसको मैं पूरा लेकर आ गई हूँ। किशोरावस्था अर्थात एडोलेसेंस का अर्थ है टू ग्रो मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की ओर जाना। यह अवस्था 11 से 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था की शुरुआत वह संधि अथवा प्यूबर्टी पीरियड से आरंभ हो जाता है। विकास की इस अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, प्रजनन संस्थान में भी तेजी से परिपक्वता आ जाती है। विकास की इस अवस्था में किशोर किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तथा तीव्र परिवर्तन के कारण उनके मन में काफी तनाव उत्पन्न हो जाता है और उनमें संवेदनशीलता काफी बढ़ जाती है। इस अवस्था को इसलिए इतना ज्यादा ये दिया जाता है, कभी इसको संज्ञा ये भी दिया गया है कि ये अवस्था जो है तूफान की एक अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब इस टाइम में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा हटा करके अपना ये दे दे रही हूँ, उसमें मेरा जो नोट्स बना उससे मैं 2-4 पॉइंट बता दे रही हूँ, जिससे आपको लिखने में ईजी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सिंगल भी आता है तो आप लिख पाएंगे। सबसे पहले उनको किस चीज़ से लड़ना पड़ता है? उनका शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उनसे लड़ना पड़ता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, शारीरिक इसमें विकास, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उनसे उनको लड़ना पड़ता है, उनसे उनकी फाइट होती है। दूसरी फाइट उनकी जो होती है सोच, जो रीजनिंग होता है ना, जो सोचने, तार्किक क्षमता जो होती है कि हाँ ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और किसी के गलत बात को नहीं मानना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जब ये गलत है तो मैं क्यों मान लूं, ये समाज की वजह से मान लूं। ये जो तार्किक क्षमता होती है, जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, यहीं से एक्चुअल में डेवलप होती है। तो वो मानने को तैयार नहीं होता है ऐसी बातें जो उसके अकॉर्डिंग और उसके सोच के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तीसरा होता है सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत सारे भी होते हैं। अब किस घर में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अलग बात है,
लेकिन यहाँ से सोशल रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। समाज में ये बताना स्टार्ट कर देता है, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो, या फिर अंकल हो, आंटी हो, समाज में रहने वाले लोग हो, कि अरे तुम लड़की हो, तुमको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे करो। अच्छा तुम ये चूज करी हो, क्यों करी हो? लड़कों को भी इसी तरह से बोला जाता है, अरे लड़का होके ये करो। उनको अलग ही तरीके से टॉन्ट मारा जाता है, लेकिन मारा जाता है। तो समाज से भी लड़ने लगते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली जो है वो भी अपनी नहीं लगने लगती है, क्योंकि वो भी सामाजिक जो रूल होते हैं, सामाजिक जो नियम होते हैं, वो उनको समझाने लगते हैं, जिसको समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से उनका संज्ञानात्मक जो है तार्किक विकास होना, शारीरिक चेंज होना, ये सारी चीजें उसी समय होती है। और उसके बाद से अगर कोई ये चाहता है कि वो शांत रहें, उनके अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, और कोई बोले कि उनको शांत रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस एज में इसको तूफान की अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो है पूरी तरह से हिले रहते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, पारिवारिक तौर पे हो, हर तरीके से उन्हें फाइट करना पड़ता है। चलिए इस किशोरावस्था को देख लिए हम। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ावस्था देख लेते हैं। विकास की अवस्था 12 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था है। नो सॉरी 12 तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है, 12 नहीं है। ये जो आपका 21 था उसका उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, वहां पे 21 लिखा हुआ था ना, तो वही 21 होगा। इसमें एडल्टहुड भी आता है, युवा अवस्था भी आता है, वो सबको मिला करके प्रौढ़ावस्था बना दिया गया है। तो इसको 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्तियों में परिपक्वता को प्राप्त करने में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ से इंसान जो है मैच्योर हो जाता है, इसको एडल्टहुड बोलते हैं। तो यहाँ से इंसान मैच्योर हो जाता है और हर बात को सोच के समझ के करने के लायक हो जाता है, और करता भी है। लेकिन हर एक इंसान का इस एज में जो है डेवलपमेंट, विकास अलग अलग गति से होता है। किसी का अलग मैच्योरिटी लेवल होगा, किसी का अलग होगा, ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। दूसरा, इसके बाद की जो अवस्था को लिया गया है वो आपको वृद्धावस्था लिया जाता है, जो लास्ट स्टेज होता है उसको लिया जाता है, उसका डील इसमें नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रौढ़ावस्था में देख लेंगे। अब आगे देखते हैं एडल्टहुड। हाँ, ये क्वेश्चन भी मुझे 1-2 जगह पे देखने को मिला था, लेकिन लग नहीं रहा है कि इस बार आएगा, बट फिर भी। बालक के उचित शारीरिक विकास में शिक्षक की भूमिका। बच्चों के डेवलपमेंट में जो है टीचर का क्या रोल होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरानी कहावत है स्व शरीर, ये सब आप लिखना है तो बना करके लिखना है। इस लैंग्वेज को चाहे तो यूज करें, अदर देन दैट आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है, अतः बहुत यत्न से उसकी देखभाल तथा पालन पोषण करने की आवश्यकता होती है। साधारण शब्दों में शारीरिक विकास अभिप्राय शरीर में होने वाले विकास से है। शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भाधान अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये शारीरिक विकास, ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। आगे मैं चलती हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। अन्य शब्दों में मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। जन्म के समय वो शारीरिक तथा मानसिक रूप से अविकसित होता है। आयु बढ़ने पर दोनों दृष्टियों में परिपक्वता आने लगती है। चलिए, कॉलस्निक और सोरेनसन का दिया हुआ शारीरिक विकास से क्वेश्चन आता है, तो ये शारीरिक विकास का दिया हुआ है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें जो कारक है, फैक्टर्स है, वो देख लीजिए। पहले तो वंशानुक्रम हो जाएगा, हेरिडिटी। हर एक इंसान के माता पिता तो डेफिनेटली अलग अलग होते हैं, तो उनका असर भी उनके ऊपर अलग अलग आएगा, तो वंशानुक्रम हो गया। वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में जैसा बच्चा रह रहा है, जैसा उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आता है। इंटेलिजेंस, विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बुद्धि एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ये बताया गया है, ये देखा गया है। तो इंटेलिजेंस आ गया 3। फिर है भोजन, कैसा खान पान है, कैसा डाइट है, उसका इम्पैक्ट आता है।
एक्टिविटीज ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों की क्रिया, आंतरिक ग्रंथियों की क्रिया भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों की थायराइड ग्रंथि और पाइनियल ग्रंथियों की अति सक्रियता या निष्क्रियता बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभावित करती है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, यौन सेक्स और ये भी करता है, लड़का है या लड़की है उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स हैं जो कि फिजिकल डेवलपमेंट को बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट डालते हैं। अब आइए देखते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट भी आपका एक यूनिट में है, तो उसमें क्या क्या होता है। मानसिक या बौद्धिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था के दौरान बालकों के विभिन्न मानसिक एवं बौद्धिक विकासों का, देखिए मानसिक या बौद्धिक दोनों में से कोई भी आएगा, आंसर सेम लिखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक संज्ञानात्मक भी आ सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, जो भी आए उसमें आंसर यही लिखना है। मानसिक विकास को बौद्धिक विकास या ज्ञानात्मक, देखिए ज्ञानात्मक भी आता है, ध्यान से, क्योंकि यही क्वेश्चन मुझे कहीं पे ज्ञानात्मक से के नाम से मिला है, कहीं ये मानसिक के नाम से मिला है, कहीं पे बौद्धिक के नाम से मिला है। तो तीनों में से कोई भी नाम रहेगा, आंसर सेम जाएगा। व्यापक दृष्टिकोण से मानसिक विकास में निम्नलिखित पक्ष शामिल किए जाते हैं। क्या है, एबिलिटीज इन मेमोरी, स्मृति की योग्यताएं, कल्पना इमेजिनेशन, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, प्रत्यय कॉन्सेप्ट, समस्या समाधान की योग्यता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मानसिक विकास की जटिलता ने बौद्धिक विकास के मापन को भी कठिन बना दिया है। तो ये हुआ मानसिक विकास की परिभाषा, मतलब क्या होता है। अब देखिए अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। मानसिक विकास का अर्थ क्या है। मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है। सिंपल वर्ड में बताऊं इसका मतलब क्या होता है, जिस इंसान में एडजस्टमेंट का गुण होता है ना, वो उसका मानसिक विकास पता चल जाता है कि कैसा है। जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता उसका मानसिक विकास नहीं है, यही होता है इसका मीनिंग। और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है, वही मानसिक विकास होता है। जन्म के समय बच्चे का केवल शरीर ही होता है और शरीर में अर्थहीन भावनाएं होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को मानसिक विकास कहते हैं। ये हो गया आपका। अब आइए मानसिक विकास के कौन कौन से पक्ष है। मैं अगेन पॉइंट में लेकर आई हूँ, लेकिन डील आपको कर लेना है खुद से। चलिए, मानसिक विकास के पक्ष। इंद्रियों से ही विकसित होता है। सबसे पहले तो इंद्रियां जन्म से ही विकसित होती हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे आपके आँख, कान, नाक ये सब तो रहते हैं ना, ये सारी इंद्रियां रहती हैं। ज्ञानेंद्रियों से संदेश प्राप्त करने तथा अर्थ जानने में हेल्प मिलता है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उससे जानने में हेल्प मिलता है। ये सारे पक्ष हैं इसके। बच्चे की अस्थिर दृष्टि की संवेदन की पहली अवस्था अंतर ढूंढने की योग्यता ही प्रत्यक्षीकरण क्षमता है। संवेदन और प्रत्यक्षीकरण क्षमता छोटे बच्चों में अविकसित, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण में गहरा संबंध, ये सारे पॉइंट में है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में बनाया गया। मानसिक विकास के पक्ष में सबसे पहले संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, डायरेक्ट संवेदन, इमोशनल। यहाँ पे आप इसको ये बोल सकते हैं इमोशन वाइज जो चीजें होती है, भावनाओं से रिलेटेड, ये भावनाओं से रिलेटेड हो गया। इसमें पॉइंट नहीं देखते, इसमें प्रूफ नहीं देखते हैं। ये जो होता है तर्क शक्ति, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें, पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ हो तो डिसीजन मेकिंग टाइप ऑफ। तो ये प्रत्यक्षीकरण, जो संवेदन और प्रत्यक्षीकरण होता है जिसमें भावना होती है, इसमें किस किस चीजों का विकास होता है। भाषा का विकास होता है, बोध शक्ति का विकास होता है, ठीक है। इसकी वजह से ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास होता है। नैतिक धारणाएं या प्रत्यय ये होता है। यहाँ पे स्वयं का प्रत्यय, स्थान का प्रत्यय, ये सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। इसका पक्ष में दिखाई थी। अब आइए किशोरावस्था में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किशोरावस्था से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, किशोरावस्था किसे कहते हैं, वहां से जो अभी हम लोग करके आए वो लिख दीजिएगा। या फिर ये पूछेगी किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, आप कैसे कह सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किस तरह के जो है समस्याओं का सामना करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। किशोरावस्था में बच्चों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने वहां पे जो समस्या है सुनी वही लिखना है, समाधान जैसे उसके उल्टा कर देना है तो वो हो जाएगा।
यहाँ पे किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, तो अमूर्त चिंतन होता है, जो मैं आपको बता रही थी कि उनका जो तार्किक विकास होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। उनको सोचने का जो है एक बोल सकते हैं पार मिल जाता है, और वो फिर किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें जो लग रहा है वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। इमेजिनेशन डेवलपमेंट होता है, इमेजिनरी पावर जो होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है उनका, यहाँ से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस बढ़ता है। स्थायी स्मृति का विकास होता है, जो फिक्स मेमोरी बोला जाए वो उसका विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है। इंटरेस्ट रुचियों का विकास होता है। निर्णय की योग्यता आती है। डिसीजन मेकिंग होता है। समस्या समाधान की योग्यता होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है विकास होता है। स्वतंत्र पठन का विकास होता है, मतलब कि वो लोग फ्रीली जो है पढ़ाई करना, फ्री स्टडी जो करना वो कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर के जागरूक होते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। भाषा ज्ञान और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। यौन विषयों में रुचि आती है। प्रत्ययों का निर्माण होता है। नायक पूजा होता है। संवेगात्मक रूप में स्थिर होता है। इमोशनल वाइज स्थिर होते हैं। तो ये जो 17 पॉइंट्स हैं, ये बच्चों का मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, एक एक दो लाइन पे डील करके इतना लिख देंगे। अब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे बच्चों का जो मानसिक विकास खराब हो जाता है या फिर अच्छा हो जाता है, ये कैसे होता है वो कारक देखेंगे। शिशु काल में अपर्याप्त भोजन, सबसे पहला जो कारण बनता है ना वो भोजन बनता है, डाइट। अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है बच्चों को, ढंग से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है माता पिता व बालक में अंतर क्रिया, इंटरेक्शन कैसा है फैमिली के साथ, अपने मदर फादर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, फैमिली में कैसा है, वो सारी चीज़ें। अगर मम्मी या तो डोमिनेटिंग है, पापा डोमिनेटिंग है, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, वो लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, उसके प्रॉब्लम को समझते नहीं है, सुनते नहीं हैं, तो फिर तो मानसिक विकास बिल्कुल ही नहीं होगा। वंशानुक्रम, किसी किसी के जो है हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है कि किसी के फैमिली में कुछ दिमागी तौर पे कोई बीमारी थी, तो वो मिल सकता है, वो वंशानुक्रम में आ सकता है वो फिर से। लिंग भेद, हाँ, अगर फैमिली में जो है लिंग भेद होता है, अगर लड़का है तो उसके लिए अलग नियम है, लड़की है तो अलग नियम है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के पे ये छोटी छोटी बातों का बहुत इम्पैक्ट आता है, फिर उनका मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, अगर वो किसी चीज़ को में जीत रहे हैं या कोई चीज़ उनको मिला है, उसमें अगर उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है तो आगे फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि ये उनके लिए उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि उनको अपने घर से जो वो उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे मिले, तो वो नहीं मिला। इसलिए स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल का इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पैक्ट डालता है बच्चों के मानसिक विकास पे। परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा, सामाजिक आर्थिक दशा का मतलब सोशल क्या वैल्यू है फैमिली का, इकोनॉमिकली जो है साउंड है कि नहीं, इकोनॉमिकली अच्छे हैं या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है घर में तो उसके पे भी बच्चों का इम्पैक्ट आता है बच्चों के मानसिक विकास पे। द्वंद्व व कुछ समायोजन का प्रभाव, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चों पे आएगा। फैमिली अगर में लड़ाई झगड़ा हो या जॉइंट फैमिली हो तो इम्पैक्ट आएगा, जॉइंट फैमिली में लड़ाई होता हो तो इम्पैक्ट आएगा। अगर न्यूट्रल फैमिली हो, कोई बच्चे से बात करने के लिए ना हो और अकेला बच्चा रहे तो भी इम्पैक्ट आएगा। तो शारीरिक वृद्धि कैसी हो रही है, अगर बच्चा अपने किसी ऐसे पार्ट को, बॉडी पार्ट को लेकर इनसिक्योर हो रहा है कि मेरा ऐसा है वैसा है, तो उसमें भी मानसिक विकास सही नहीं होता है, उसमें बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है वो भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंट बच्चे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, उसका इम्पैक्ट बच्चों के मानसिक विकास पे आता है। तो ये 11 जो है फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं मानसिक विकास पे। मानसिक विकास के ज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व, ये क्यों जरूरी है कि बच्चे जो टीचर हैं वो ये बात को समझे और इस बात को जो है वो फील करे कि मानसिक विकास जो है क्यों जरूरी है। विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग, मतलब अलग अलग मेथड को यूज कर सकते हैं बच्चों में जब उनको पता रहेगा तो। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का चयन, जब करिकुलम बनाते टाइम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे।
जब मानसिक विकास के बारे में उनको पता है कि अगर कोई बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उनको क्या करना है, या कोई बच्चा नहीं सुन रहा है, या फिर उनको पाठ्यक्रम बनाना है, अगर क्लास 6 के बच्चों के लिए उनको करिकुलम बनाना है या करिकुलम में हेल्प करना है तो किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें का ज्ञान उनको रहेगा तभी तो बता पाएंगे। फिर पाठ्य पुस्तक तैयार करने में अगर उनको बुक्स रेडी करने हैं तब उनको हेल्प मिलेगा, उनको पता रहेगा कि इस एज के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, इसमें कुछ एबनॉर्मल बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों पे का जो है बेनिफिट मिलता है। तो टीचर को के लिए तो मस्ट है कि मानसिक विकास के बारे में उनको ज्ञान हो। फिर शिक्षण विधियों का चयन, जो टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं उसमें चयन कर पाएंगे ढंग से। वास्तविक पदार्थों द्वारा शिक्षा, जो टीचिंग एड्स होता है जब वो अपना पढ़ाएंगे तो उस समय वो टीचिंग एड को यूज़ कर पाएंगे अच्छे से समझाने के लिए। अप्रत्यक्ष धार्मिक और नैतिक शिक्षा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुकीज नॉलेज ही दी जाए, जब इनको पता रहेगा कि बच्चों को कुछ समझाना है तो एक्स्ट्रा रियल एग्जाम्पल लेकर के समझा सकते हैं, उनकी मॉरलिटी को, उनके नैतिकता को जो है विकसित कर सकते हैं। तो ये जरूरी है टीचर के लिए। 6 पॉइंट यहाँ पे है। सामाजिक विकास का क्या अर्थ है? सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आता है। कुंडू एवं टूटू के अनुसार यहाँ पे आप सामाजिक विकास का देख लीजिएगा। डेफिनेशन 1 दिया हुआ है, हडलॉक का है, एल्किन का है, 3 डेफिनेशन दिए हैं समाजीकरण के लिए, लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कहाँ मिला है, 2019 में मिला ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है 2018-19 का क्वेश्चन रिपीट करेगा ये लोग इस पर। सोरेनसन का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सामाजिक विकास के बारे में है, ठीक है। तो सामाजिक विकास उतना तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है नहीं, पता है हमें कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं, समाज ही मनुष्य को सभ्य बनाता है। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना, दूसरों के साथ सहयोग करने की योग्यता करना, समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल स्वयं को ढालने की योग्यता, वो आत्मनियंत्रण प्राप्त करने की योग्यता आदि सामाजिक विकास के विभिन्न पक्ष हैं। पक्ष दिया हुआ है, एस्पेक्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे। आइए यहाँ पे मैं आपको इस तरह से लेकर आई हूँ कि सामाजिक विकास के पक्ष क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले समाजीकरण, समाज के रीति रिवाजों को सीखना जो समाज ने बनाए हैं, समाज के नियम को सीखना, समाज की परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना, समाज के अनुसार ढाल लेना। समाजीकरण के लिए माध्यम चाहिए। स्थानीय समुदाय का सदस्य बनना, कई प्रकार के समूहों में शामिल होना, सामाजिक समूहों का व्यक्तित्व प्रभाव, समूह व्यवहार सीखना। तो ये सामाजिक परिधि का विस्तार है, मतलब उनका कैसे आगे और बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे समुदाय ग्रुप बढ़ता है, वो सदस्य बनते हैं तो ग्रुप बढ़ते जाता है, फिर अलग अलग समूह बनते हैं, अलग अलग छोटे छोटे उसमें ग्रुप बनते हैं तो उससे समाज बढ़ता है। परिधि का विस्तार होता है, एरिया का इंक्रीज करना, बढ़ाना। आइए समाजीकरण के कुछ नियम हैं जो कि जानना जरूरी है। अब आइए आते हैं संज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास से, जो वहां पर भी मैं देख कर आई थी और आपको मैं बताई थी। बोधात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, मानसिक हो, तो आपको क्या लिखना है, सेम है। आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन मीनिंग तो वही है। देखिए यहाँ पे ज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास का तात्पर्य थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार दे सकता है, इसलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं लाएंगे, छोटा सा ही लाएंगे। तो देख लीजिएगा, वही होता है, स्मृति से रिलेटेड रहे, आपकी मेमोरी से रिलेटेड रहे, यही सब है। चलिए, संज्ञान का कॉग्निशन का अर्थ क्या है? संज्ञान वह प्रक्रिया है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु या घटना परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें इंसान को किसी भी चीज को लेकर के ज्ञान मिले। अगर कोई वहां से कोई गाय ही जा रही है और मैं उसको देखूं और मुझे पता चले कि अच्छा ये व्हाइट कलर की गाय है, इसका हाइट इतना है, और मुझे एग्जैक्टली अगर उसका ब्रीड पता चल जाए कि वो कौन सी गाय है, तो नॉलेज मिला ना। कोई मुझे आके बता जा रही है ये तो ये गाय है, या वो गाय का मुझे ब्रीड पता चल गया, तो वो नॉलेज हो गया। तो इसी वो मेरा मेंटल प्रोसेस भी चल रहा था, अच्छा इसका ऐसा है तो इसलिए ये ऐसी हुआ, ऐसी है, ये मेरे दिमाग में एक प्रक्रिया चली और उसके बाद आंसर मुझे क्या मिला कि अच्छा इस गाय की ब्रीड का नाम ये है, तो वो मेरा नॉलेज हो गया, वो मेरा नॉलेज स्टोर हो गया। ये होता है प्रोसेस। इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण पहचान है,
इसमें क्या क्या चीजें होती है, तर्क होता है, निर्णय होता है, अवधारणा जैसी मानसिक क्रियाएं होती हैं, 3 कोटियां जिनमें समस्त मानसिक क्रियाएं वर्गीकृत की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? कॉग्निशन है, संज्ञान, अफेक्शन है, भावबोध, फीलिंग से रिलेटेड है, क्रियावृत्ति है, कॉग्निशन। अचानक सामने, अब देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया गया समझाने के लिए, मैं जो एग्जाम्पल दी हूँ वो भी सही है, आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अचानक सामने भूमि पर रेंगते हुए जीव को देखकर सर्प का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे चल रही है तो मैं बोलूंगी सांप है ये। फलस्वरूप भय की संवेगात्मक अनुभूति होती है। आपको सांप को देख के कोई भी डर जाएगा, तो मैं डर भी गई हूँ। तो वहां पे भी मेरा चीज क्या निकला? भाव बोध, अफेक्शन निकला कि अच्छा मेरे अंदर क्या भावना कौन सी आई, फीलिंग कौन सा आया? डर। तदुपरांत भागने की तत्परता या क्रिया होती है। अब मैं क्या उसको देख करके यहाँ पे तो नहीं बोलूंगी आओ मुझे काटो, मैं क्या करूंगी? भागूंगी। तो वो क्रियावृत्ति हुई, मतलब कि एक्टिविटी मेरी हुई। पहले तो मैं उसको देखती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ? संज्ञान हुआ, मुझे पता चला ज्ञान, अरे यहाँ पे तो सांप है। उस सांप को देख करके मेरे अंदर डर पैदा हुआ, वो क्या है? फीलिंग है, भावना है। और उसके बाद मैं काम क्या कर रही हूँ? एक्टिविटी मेरी क्या रही है? भागने की। तो हो गई क्रियावृत्ति। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आजकल ये माना जाता है बालक किसी पारिवारिक या सामाजिक परिस्थिति के सब पार्श्वों को संज्ञान समझ लेता है तो सर्वोत्तम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओ माय गॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और ये मैं फिर से बता दूं, मैं इसको भी अपने नोट्स में से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे जो बुक में दिखा मुझे लगा आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जीन पियाजे का सिद्धांत आ सकता है, आता ही है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जिनके भी यूनिवर्सिटी में है उसमें तो आता ही है। ये देख लीजिए, पहले तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, अभी जो हम कॉग्निशन की बात कर रहे थे ये उसी से रिलेटेड, ये मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो है जो संज्ञानात्मक विकास, जैसे शारीरिक विकास तो हमें दिख रहा है कि बच्चे का विकास हो रहा है भाई, अभी 1 इंच बढ़ा, 2 इंच बढ़ा, 1 केजी बढ़ा, 2 केजी बढ़ा, हम लोग नाप भी लेते हैं। लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके पता चलता है कि अच्छा इसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन हम इसको माप नहीं सकते एग्जैक्टली। अगर मापना चाहें तो हम नहीं माप सकते, हम नहीं देख सकते कि 1 हफ्ते पहले क्या है, 1 हफ्ते के बाद क्या है, ऐसा नहीं पता चलता है। तो इसी विकास को संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही बहुत सारे ऑथर आए, उसमें से सबसे पहले जो इसके जनक माने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के वो है जीन पियाजे, जिसको इंग्लिश में जीन पाइगेट बोलते हैं। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी एक थ्योरी दी, अपना एक सिद्धांत दिया, इसमें इसका प्रोसेस बताया कि ये किस प्रोसेस में काम करता है, कौन कौन स्टेजेस से गुजरता है। जैसे शारीरिक विकास का स्टेजेस हमें पता चला कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, प्रौढ़ावस्था, ये सब हमें पता चला। वैसे ही इसके बारे में भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी हमें जीन पियाजे ने इसकी स्टेजेस को बताया है ढूंढकर, इनको जो है इनका जनक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे मानसिक विकास के 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। इन्होंने 4 चरण बताए हैं। इनका सिद्धांत केवल यह समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको नॉलेज कैसे मिलता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, बल्कि बुद्धि की प्रकृति को समझने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। पाइगेट के चरण कौन कौन से, 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सेंसरी मोटर चरण, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल चरण 2 से 7, कॉन्क्रीट परिचालन चरण 7 से 11, औपचारिक परिचालन चरण 12 से लेकर के ऊपर तक, मतलब 18 लिया जाता है जनरली, इसमें भी 18 ही लिया जाता है, तो यहाँ पर 12 से 18 आप मान सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है इन 4 स्टेजेस में होता है। सेंसरी मोटर जो जन्म से 2 साल है उसमें क्या होगा, प्री ऑपरेशनल में क्या होगा, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे। पाइगेट का मानना था कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पाइगेट ने ये माना है कि बच्चे जो सीखते हैं इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं, छोटे वैज्ञानिकों की तरह काम करते हैं क्योंकि वे प्रयोग करते हैं। हाँ, इनको जो है छोटा वैज्ञानिक भी पाइगेट ने बोला है। जैसे जैसे बच्चे अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं वे लगातार नया ज्ञान जोड़ते हैं। ये चीजें इन्होंने बताई, आगे देख लेते हैं।
सिद्धांत क्या है, इन्होंने 1800 दशक में दिया है, इनके बारे में है। हम मेन सिद्धांत देखेंगे। हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज में एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, इसका विकास इनका क्या होता है। शिशु अपनी हरकतों और संवेदनाओं से दुनिया को जानता है। मतलब वो सेंसरी मोटर का है, मतलब ही समझिए जो सेंसेस होते हैं ना, आँख, कान, नाक, टच करना, जो छूना होता है, जीभ, ये सारी चीज़ों का जो है यूज़ करना सीखते हैं। ये चीज़ों को कैसे समझते हैं कि कौन सा चीज़ जो है कैसे काम करता है, ये इस स्टेज में बच्चे करते हैं। बच्चे बुनियादी क्रियाओं जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। शिशु सीखते हैं कि चीज़ें मौजूद रहती हैं, भले ही उन्हें देखा नहीं जा सकता। बच्चे जो हैं ये सीखते हैं कि जो चीज़ें उनके सामने हैं वो हैं, जो नहीं है वो भी हैं। चलिए आगे। वे अपने, तो इस तरह से बच्चों का जो है ये सारी चीज़ें इनमें रहती हैं। सेंसेस का यूज सीखेंगे, वे अपने आसपास के लोग और वस्तुओं से अलग प्राणी है, ये सब चीज़ें जो है वो सीखते हैं। आगे देखिए। संज्ञानात्मक विकास के इस प्रारंभिक चरण के दौरान शिशु और बच्चे संवेदी अनुभव और वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस चरण की शुरुआती अवधि में एक बच्चे का संपूर्ण अनुभव बुनियादी सजगता और इंद्रियों और मोटर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। जो मैं आपको बता रही थी 5 सेंस ऑर्गन है, उसी के माध्यम से होता है। यह सेंसरी मोटर चरण के दौरान, इसको डिटेल में दिया है, आप लोग समझ लीजिए। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट मुझे बुक का लैंग्वेज लग रहा था तो मुझे लगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज देखिए, उम्र 2 से 7 साल। इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं। बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं। इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा चित्र में देख करके सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। फिर उससे जो है अपने माइंड में स्टोर करना सीखते हैं। खिलौनों से खेलना सीखते हैं। इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, उन्हें बस अपने बारे में ही समझना आता है। वो ना नहीं सुनना पसंद करते हैं और सिर्फ अपने बारे में समझते हैं। इसमें भाषा इसी में जो है बच्चों का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चों का भाषा जो है डेवलप होने लगता है। अब देखिए कॉन्क्रीट परिचालन क्या है, 7 से 11 साल। इस अवस्था के दौरान बच्चे ठोस, यहाँ पे बच्चे जो है छोटे छोटे जो सम होते हैं वो सॉल्व करना सीखने लगते हैं, माइनस प्लस करना उनको आने लगता है। इस स्टेज में बच्चे यही करते हैं। तार्किक क्षमता जो है स्टार्ट होती है बढ़ना, अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ी रहती है लेकिन स्टार्ट होती है। चलिए ये तो हुआ। जबकि ठोस परिचालन अवस्था के दौरान सोच बहुत तार्किक हो जाती है। ठोस परिचालन में होता क्या है कि बच्चे रीजनिंग, मतलब एज ही देखिए ना, वो तो एडोलेसेंस में आ जाते हैं। एडोलेसेंस में उनकी रीजनिंग जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। ये आ ओके। इसमें क्या है, इस स्तर पर किशोर या युवा वयस्क अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं और काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क करते हैं। सार विचार उभरता है। किशोर नैतिक, दार्शनिक, नैतिक, मतलब यहाँ से इनकी मोरल डेवलपमेंट वाली जो क्वालिटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, खुद से सोचने समझने लगते हैं। ठीक है, ये रहा पियाजे का सिद्धांत। ये सब आपका पहले का ही है। यहाँ पे देखिए विकास और वंशानुक्रम वातावरण दोनों का ही विषय है। वंशानुक्रम का भी क्वेश्चन जो है 2020 में या 2019 में दिया हुआ था, इसलिए लेकर आए। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी जो हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं लेकिन ये लॉन्ग में है, मैं सोची इसका नोट्स आपको दे देती हूँ। इसका कॉन्सेप्ट हमने आगे पहले ही कर लिया है कि हेरिडिटी एक्चुअली में क्या होती है। चलिए यहाँ पे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो प्रकार होते हैं वो देखिए, बच्चे कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं।
इसमें उनके एप्टीट्यूड अलग होते हैं, उनकी अभिरुचियां अलग हो जाती हैं, एक्टिविटीज अलग होते हैं, सेक्स अलग हो सकते हैं, अचीवमेंट अलग होते हैं, रुचि इंटरेस्ट अलग होते हैं, कैरेक्टर वाइज अलग होते हैं, शारीरिक यानी कि फिजिकल वाइज अलग होते हैं, मेंटल अलग होते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं 11 तरीकों से बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इनको मापने की विधियां कौन कौन सी है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसमें हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसमें हम बच्चों को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि उनका जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। क्वेश्चनायर है, क्वेश्चन करके भी हमें पता चलता है बच्चों के डिफरेंस के बारे में। इंटरव्यू मेथड है, प्रक्षेपी प्रविधियां, प्रोजेक्टिव मेथड जिसमें हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, फिर उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है कैसा है। आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मैं VVI बोलूंगी, जरूर करके जाइएगा ये क्वेश्चन। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से क्या मतलब है, तो सृजनात्मक विद्यालय में सृजनशीलता के अध्ययन और विकास के महत्व प्रकाश डालते हुए टॉरेंस ने बताया है कि बच्चों में सृजनशीलता का अध्ययन उनके व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बालकों में सृजनशीलता का दमन किया जाए तो उसके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं रुक जाएगा, बल्कि उनका व्यक्तित्व ही छिन्न भिन्न हो जाए। तो ये है सृजनात्मकता के बारे में। यहाँ पे देखिए ड्रेव हॉल और स्किनर का भी दिया हुआ है। आइजेक का दिया हुआ है। उन लोगों का क्या कहना है सृजनात्मकता के बारे में, ये सारा लिखिएगा लेकिन आप लोग, ठीक है। इसकी विशेषता मास्लो के अनुसार सृजनशील बालकों में विरोध को सहने की अधिक क्षमता होती है। सृजनशील बालक एक स्वच्छ एवं आत्मसिद्धि करने वाला होता है। सृजनशील बालक अज्ञान और अस्पष्ट वस्तुओं और विचारों से भय नहीं खाते, ठीक है। ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। ये मैकेनिक के अनुसार है, ये टॉरेंस के अनुसार है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, तो ये किस तरह से सृजनशील प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी कैसे होती है, तैयारी। इस अवस्था में समस्या पर गंभीरता से कार्य आरंभ किया जाता है। फिर है इंक्यूबेशन, मतलब उद्भवन। इस अवस्था में एकत्रित की गई सामग्री मन के अर्धचेतन स्तर पर घूमती है और समस्या को हल करती है। प्रकाश, इल्यूमिनेशन। इस अवस्था में चिंतक अचानक समस्या के समाधान अनुभव करता है। पड़ताल, वेरिफिकेशन। ये सारी चीजें जो है क्रिएटिविटी का प्रोसेस है, ठीक है। अब बच्चों की पहचान अगर करना हो सृजनशील बच्चों की, तो कैसे करेंगे। सृजनशील बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्यवहारगत निरीक्षण। सृजन बालकों से व्यवहार का निरंतर, मतलब उनको उनके बिहेवियर को देख करके उनसे आप बिहेव करके देखेंगे कि वो सृजनशील है कि नहीं। यहाँ पे प्रयोग जो है दिए हुए हैं, कौन कौन से लोग किए हुए हैं। टॉरेंस का है, बकार मेहदी का है। इस तरह से इसको देख लीजिएगा। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन नोट्स मुझे देना जरूरी लगा। यूज ऑफ थिंग टेस्ट है, हिडन शेप टेस्ट है, 3 डिफरेंट एंडिंग टेस्ट है, मेकअप प्रॉब्लम टेस्ट है। उनको प्रॉब्लम में डाल करके फिर ये देखना है कि वो प्रॉब्लम से कैसे कम आउट होते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं। ये सारे के सारे परीक्षण होते हैं सृजनशील बालकों को पहचानने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास में कौन सा यूज किया जाता है ये भी है, शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर और वहां से आप ले लीजिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग जो है अच्छे से इसको कीजिएगा,
यहाँ पे इसका जो ये फर्स्ट पार्ट ही है, सेकेंड पार्ट हम लोग कल लेकर आएंगे, जिसमें जो 2 यूनिट छूट गया है और इन 3 यूनिट में से भी कोई टॉपिक रह गया है मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो हम लोग ये कल करेंगे, सेकेंड पार्ट में करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कहीं भी कोई भी आपका जो है नंबर छूट जाए, कोई भी क्वेश्चन छूट जाए जिससे कि आपका मार्क्स ना आए। तो आई होप इतना अगर आप कर लेंगे तो कहीं आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है। गारंटीड आपको 70 और 75 आप लेकर आएंगे। 60 to 70 तो लिख ही लीजिए कि आप लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।